फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था महुआ धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसे अब प्यार और प्यार का एहसास समझ आने लगा था। कभी कभी दिन में सपने भी देखती थी कि क्या कभी कोई उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा आएगा जो उसके पिताजी की तरह उसे प्यार करेगा, जैसे उसके पिताजी उसकी माँ को करते हैं। महुआ दूर खड़े हुए यही सब सोच रही थी कि राधिका ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, ओ मेरी रानी बेटी, वहाँ दूर खड़े होकर क्या देख रही है? तेरे लिए चटनी रोटी बनाई है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? जल्दी से आओ और देखो, छम्मो तुम्हारे लिए पापड़ भी लेकर आई थी, पापड़ भी रखा है, जल्दी जल्दी खा लो। छम्मो कह रही थी कि तुम लोगों को आज गांव की हाट जाना है, अच्छे से खरीदारी करना, वह जो पैसे बचे हैं ना उससे अपने लिए खूब सारा सामान लेकर आना, ठीक है ना? अब आगे। महुआ राधिका की बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर दोनों ने जल्दी जल्दी रोटी खा ली और राधिका और विवेक को एक बार फिर वही छोड़कर वह दोनों हाट की ओर निकल आई। हाट बहुत सुंदर लगी हुई थी। वहीं जमीन पर चादर बिछाकर दुकानदारों ने अपना सामान रखा हुआ था। कहीं रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकान थी तो कहीं बालों के गथने वाला चटकीला प्रांदा रखा हुआ था। कहीं सुंदर सुंदर बिंदिया और कान के झुमके, पैरों में पहनने के लिए कसीदाकारी करी हुई जूतियां भी थी। महुआ इतनी सुंदर हाट देखकर पागल हुई जा रही थी। उसने छम्मो से कहा, मौसी, मैंने पहले कभी इतनी सुंदर हाट नहीं देखी है। पहले तो माँ और पिताजी ही आते थे, मैं आज पहली बार आई हूँ। कितना सुंदर सुंदर सामान है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सारा सामान यहाँ से उठाकर ले चलूँ। छम्मो ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें रोका किसने है? मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। वह तो कल पैसे बचे थे ना, मैंने सोचा हुआ था कि सारे पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च होंगे। अब तुम्हें जो भी चाहिए सब कुछ ले लो, झिझकना मत, यह सारे पैसे तुम्हारे हैं। और ऐसा कहकर छम्मो ने वह 2.5 रुपए महुआ की मुट्ठी में रख दिए। महुआ ने हैरानी से छम्मो की तरफ देखते हुए कहा, सच कह रही हो मौसी, सब कुछ खरीद लूं? छम्मो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, सब कुछ, जो जो तुम्हें चाहिए। महुआ ने छम्मो से कहा, क्या इसमें वह सतरंगी चुन्नी भी आ जाएगी? मेरा बड़ा मन है वह गोटेदार सतरंगी चुन्नी ओढ़ने का। छम्मो ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, वह तो नहीं आ पाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। अब तुमने कहा है कि तुम्हें सतरंगी चुन्नी पसंद है, तो मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे लिए ऐसी चुन्नी ले आऊं। छम्मो ने महुआ का हाथ पकड़ा और महुआ उछलते हुए चलने लगी। वह किसी हिरनी की तरह कुलाचे भर रही थी। उसने छम्मो से कहा, कोई बात नहीं, सतरंगी चुनरी ना सही, सतरंगी चूड़ियाँ तो आ ही जाएंगी ना। चलो मौसी, मैं सतरंगी चूड़ियाँ पहनती हूँ। और महुआ चूड़ियों की दुकान पर जाकर खड़ी हो गई और चूड़ियाँ पहनने लगी। महुआ और छम्मो ने हाट में खूब खरीदारी की, लेकिन महुआ की समझदारी की बात तो देखिए, उसने सिर्फ अपने लिए खरीदारी नहीं की, उसने छम्मो और अपनी माँ के लिए भी सतरंगी चूड़ियाँ खरीदी, चिपकाने वाली बिंदी, लाल रंग की लाली और चेहरे पर लगाने के लिए स्नो पाउडर, सब कुछ खरीदा। महुआ बहुत खुश थी। उसने अपने थैले में सारा सामान डालकर छम्मो को दिखाते हुए कहा, कितना सारा सामान खरीदा है मौसी, बस मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है कि मैं कब घर जाऊं और कब तैयार होकर यह सब सामान पहनूं। अब जल्दी से घर चलो मौसी। महुआ की खुशी देखकर छम्मो भी बहुत खुश थी। और फिर बैलगाड़ी में बैठकर वह दोनों अपनी झोपड़ी में पहुंच चुके थे। इधर हवेली में अग्रज ने बिंदिया से कहा, आज गांव में मेला लगा है, हम ज्योति और मोहिनी को लेकर मेला देखने जा रहे हैं। मोहिनी कुछ नाराज लगती है, इसी बहाने उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी और इन दोनों की कुछ खरीदारी भी हो जाएगी। आपको अगर चलना है तो तैयार हो जाइए और बड़ी भाभी से भी पूछ लीजिए। बिंदिया ने थोड़ा झिझकते हुए अग्रज से कहा, अगर आप मोहिनी और ज्योति के साथ जाना चाहते हैं तो उनके साथ चले जाइए। वैसे भी मेले में जाने का तभी मज़ा आता था जब आप अपनी पसंद से हमें चीज़ें दिलवाते थे। अब तो वह दिन नहीं रहे ना, अब तो आप हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं, फिर मेले में जाने का क्या फ़ायदा। बिंदिया की बात सुनकर अग्रज ने बिंदिया से कहा, और शायद पहले जैसे दिन कभी नहीं आएंगे बिंदिया,
क्योंकि हम चाहकर भी आपकी गलती को नहीं भुला पा रहे हैं। हम जब भी ज्योति की तरफ देखते हैं तो हमें यही लगता है कि वह बच्ची इतने सालों तक कितने सुखों से वंचित रही है, वह कितनी अंतर्मुखी हो गई है। उसे देखकर कतई नहीं लगता है कि वह मोहिनी की जुड़वा बहन है। हमारी मोहिनी को देखिए, बोलने में तेज है, अपनी पसंद नापसंद बताने में सबसे आगे रहती है और किसी की भी जाति बर्दाश्त नहीं करती है। और एक ज्योति है, कोई उसके सर पर डंडा मारकर भी चला जाएगा तो वह कुछ भी नहीं कहेगी, चुपचाप सह लेगी। और वह सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि वह अपने परिवार से दूर थी। लेकिन अब हम अपनी बेटी को सारे सुख देना चाहते हैं। खैर छोड़िए, वही बातें बार बार करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप हमारे साथ आना चाहती हैं तो चलिए, वरना रहने दीजिए। अग्रज की इतनी रूखी बातें सुनकर बिंदिया का दिल फट रहा था। उसने अग्रज से कहा, नहीं अग्रज, आप चले जाइए, हम ऐसे ही ठीक हैं। और ऐसे कहकर बिंदिया रोते हुए अपने कमरे में आकर लेट गई। मालती ने बिंदिया से कहा, इन सब के जिम्मेदार मैं हूँ बहुरानी, मेरी वजह से ही यह सब हुआ है। काश मैं आपको उस रात यह सलाह ना देती कि आप कुंवर साहब को ना बताएं, तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। बिंदिया ने रोते हुए कहा, नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, ना ही हमारी गलती है। हमारी किस्मत की है मालती, जो हमें एक रिश्ते से वंचित करके रखती है। पहले हमारी बेटी हमसे अलग रहती थी और अब हमारे पति हमसे अलग रहते हैं। कोई बात नहीं, अगर भगवान ने यही लिखा हुआ है तो यही सही। कम से कम वो हमारे सामने तो रहते हैं, हम उन्हें देखकर ही खुश हैं। इधर अग्रज ने ज्योति और मोहिनी को तैयार होने के लिए कह दिया था। मोहिनी खुश हो गई थी। उसने अपनी अलमारी खोली और एक खूबसूरत रेशमी जोड़ा निकालकर पहन लिया। ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस यही सोचे जा रही थी कि कहीं यह कपड़े गंदे ना हो जाएं। लेकिन फिर डरते डरते उसने गुलाबी रेशमी जोड़ा निकाला और पहन लिया। ज्योति सचमुच उस जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मोहिनी ने अग्रज से कहा, पिताजी, हम अकेले नहीं जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ हम अपनी सहेलियों को भी ले लें। क्या आप उनके घर चलेंगे? हम सब साथ में घूमने जाना चाहते हैं। अग्रज ने मोहिनी से कहा, लेकिन मोहिनी, आपकी बहन आपके साथ है ना, फिर आपको किसी और का साथ क्यों चाहिए? मोहिनी ने अग्रज से कहा, बस कीजिए पिताजी, अभी हम उन्हें अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं, तो उनसे बात क्या करेंगे? अग्रज ने मोहिनी से कहा, इसलिए तो कह रही हैं, इसी बहाने आप उन्हें जान पाएंगी। चलिए अब बैठिए गाड़ी में, हमें देर हो रही है। मोहिनी बुरा सा मुंह बनाते हुए गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और अग्रज आगे बैठे हुए थे और पीछे की सीट पर मोहिनी और ज्योति बैठे हुए थे। मोहिनी ने ज्योति की तरफ देखते हुए कहा, आपकी वजह से हम अपने दोस्तों के साथ मजे भी नहीं कर सकते हैं। पिताजी ने आपको हमारे माथे मढ़ दिया है और हमें आपको झेलना पड़ रहा है। मोहिनी की कड़वी बात सुनकर ज्योति ने आंखें नीचे झुका ली। वह आज पहली बार गाड़ी से मेला देखने जा रही थी। वह मन ही मन बहुत खुश थी। शीशे से इधर उधर देख रही थी और फिर देखते ही देखते वह लोग मेला पहुंच चुके थे। बड़े बड़े झूले, तरह तरह की दुकानें और खूबसूरत पकवान, यह सब देखकर ज्योति मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। ज्योति और मोहिनी गाड़ी से उतरे और अग्रज उन्हें साथ में लेकर मेले के अंदर आ गए। अग्रज ने ज्योति से कहा, आपको जो कुछ भी चाहिए आप सब कुछ खरीद लीजिए, बस आप हमें बता देना कि आपको क्या क्या चाहिए और किसी बात की शर्म मत करना। इस मेले में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम आपको खरीद कर नहीं दे सकते हैं। ज्योति ने खुश होते हुए अग्रज की तरफ देखा और फिर आंखों से ही उन्हें धन्यवाद किया। ज्योति मेले में हिरनी की तरह भाग रही थी। सचमुच शायद यह उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। और भागते हुए अचानक वह किसी से टकरा गई। ज्योति गिरते गिरते बची थी। ज्योति ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। सामने सुमेर सिंह खड़ा था। सुमेर को देखकर ज्योति शर्मा गई। उसने अपने आप को संभालते हुए सुमेर से माफ़ी मांगी और कहा,
माफ़ करिए, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर पत्थर है। मेला देखकर पागल सी हो गई थी। सुमेर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। ज्योति ने हैरान होकर सुमेर की तरफ देखते हुए कहा। क्या अच्छा लगा आपको? सुमेर ने अपने आप को संभालते हुए कहा। नहीं, हमारा मतलब है अच्छा ही हुआ ना कि हम यहाँ पर थे और आपको गिरने से बचा लिया, वरना आपको चोट भी आ सकती थी। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मेला घूमने आए हैं। सुमेर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद हम मेला घूमने आए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ और ही करने आए हैं। सुमेर की गोल गोल बातें ज्योति को समझ नहीं आ रही थी। उसने सुमेर से कहा। क्या मतलब है आपका? क्या करने आए हैं आप? सुमेर ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारा मतलब है अब आप मिल गए हैं तो चलिए साथ में ही मेला घूमते हैं। कुछ बातें भी हो जाएंगी और आपको समझने का मौका भी मिल जाएगा। ज्योति ने धीरे से सुमेर सिंह से कहा। लेकिन मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ पिताजी और मोहिनी भी आए हैं। सुमेर ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। हे भगवान, अब इस मोहिनी से हमें कौन बचाएगा? अभी सुमेर यह बातें कर ही रहा था कि तभी पीछे से मोहिनी दौड़ती हुई आई और सुमेर को देखकर वहीं ठहर गई। उसने हैरानी से ज्योति की तरफ देखा और फिर सुमेर की तरफ। इससे पहले कि वह सुमेर और ज्योति से कुछ कहती, अदिति भी वहां गई। अदिति ने मोहिनी से कहा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ, सारे दोस्त यहीं मिल गए। यह हुई ना बात, अब आएगा मेला घूमने में मजा। चलो ना मोहिनी, उस बड़े वाले झूले पर बैठते हैं। मोहिनी अभी भी उन दोनों को घूर रही थी। फिर वह सुमेर और मोहिनी के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने सुमेर से कहा। मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। वह क्या है, मुझे झूले में बहुत डर लगता है। तुम रहोगे तो मुझे डर कम लगेगा। सुमेर ने थोड़ा दूर हटते हुए कहा। अभी अभी ज्योति भी यही कह रही थी कि उसे बहुत डर लगता है झूला झूलने में। अब हमें लगता है कि ज्योति हमसे पहले ही कह चुकी है, इसलिए हमें ज्योति के साथ बैठना चाहिए। और वैसे भी ज्योति और अदिति में अभी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं हुई है, इसलिए आप और अदिति एक साथ बैठ जाइए। हम और ज्योति बैठ जाएंगे, क्यों है ना ज्योति? ज्योति सुमेर सिंह की बात सुनकर शर्मा गई थी। उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली और मोहिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने अदिति का हाथ झटकते हुए कहा। हमें कहीं नहीं जाना है, कोई झूला वूला नहीं झूलना है। अदिति ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा। क्या हुआ है मोहिनी, तुम हर बात पर नाराज हो जाती हो। चलो ना, मेरे कहने पर चलो, मेरा बहुत मन है। इससे पहले कि मोहिनी कुछ और कहती, अग्रज भी वहां पर आ गए और उन चारों को साथ में देखकर अग्रज ने खुश होते हुए कहा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हो गया सुमेर। कैसे हो तुम? पिताजी के साथ आए हो या अकेले? सुमेर ने अग्रज के पैर छूते हुए कहा। अब हम इतने बड़े तो हो गए हैं कि अकेले मेला घूमने आ सकते हैं। बस अदिति जिद कर रही थी। शायद इन दोनों ने स्कूल में बात की होगी और इसलिए हम इन्हें इसे लेकर यहाँ आ गए। चलिए, आप भी चलिए हमारे साथ, हम वह बड़ा वाला झूला झूलने जा रहे हैं। अग्रज ने सुमेर सिंह से कहा। अरे नहीं नहीं, यह सब हमारे बस की बात नहीं है। वैसे भी हम अकेले झूला कभी नहीं झूलते हैं, हमें बहुत डर लगता है। हम हमेशा बिंदिया के साथ ही झूले पर बैठते हैं। अजीब बात है ना, बिंदिया को झूले से बिल्कुल डर नहीं लगता। हम आंखें बंद कर लेते हैं और बिंदिया का हाथ जोर से पकड़ लेते हैं और बिंदिया जोर जोर से हंसती है। उनके बिना झूला झूलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आप लोग जाइए, आप झूलिए। अग्रज की बातों में दर्द झलक रहा था और यह दर्द ज्योति को समझ आ रहा था। उसने परेशान होते हुए अग्रज की तरफ देखा और अग्रज ने अपनी पलकें झपकाते हुए उसे जाने की इजाज़त दे दी। अग्रज मेले में इधर उधर घूम रहे थे और बिंदिया को याद कर रहे थे। इधर मोहिनी गुस्से में झूले में जाकर बैठ गई थी। ज्योति और सुमेर सिंह एक साथ बैठे हुए थे और मोहिनी और अदिति एक साथ। ज्योति का हाथ बार बार सुमेर सिंह के हाथ से स्पर्श हो रहा था
और यह देखकर मोहिनी गुस्से से लाल हो रही थी। अदिति और ज्योति झूले में बैठकर पागलों की तरह हंसे जा रही थी और मोहिनी गुस्से से ज्योति को घूर रही थी। लेकिन ज्योति एक दूसरी ही दुनिया में थी। यह दुनिया उसे बहुत प्यारी लग रही थी। और एक बार ऐसा पल भी आया जब झूला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। ज्योति ने डरते हुए जोर से सुमेर सिंह का हाथ पकड़ लिया और सुमेर सिंह ने भी अपने दूसरे हाथ से ज्योति का हाथ थाम लिया। और यह देखकर मोहिनी को गुस्सा आ गया। वह चलते हुए झूले में खड़ी हो गई। अदिति ने जल्दी से उसे पकड़ कर बैठाया और उससे कहा, तुम मर जाओगी क्या? क्या हो गया है तुम्हें? नजर नहीं आ रहा हम इतनी ऊंचाई पर हैं। खड़ी क्यों हो रही हो? मरने का इरादा है क्या? यहीं से कूदना चाहती हो क्या? मोहिनी ने गुस्से से अदिति की तरफ देखते हुए कहा, हम तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, आप हमें यहाँ जबरदस्ती लेकर आई हैं। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।